Hello friends, welcome to this video lecture and today we are going to discuss the Newton's second law of motion. So यार हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, और इसी वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। पहले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा था और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे और लीनियर मोमेंटम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ। तो इस न्यूटन को सेकेंड लॉ ऑफ एक्सप्लेन करने के पहले थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, जिससे आप लोग को क्या आगे क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला केस लेते हैं कि कोई क्या सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, मास क्या है ब्लॉक का 5 किलोग्राम। ठीक है, और उस पे हम लोग क्या एक फोर्स लगा के उस ब्लॉक को मूव करा रहे हैं। तो मूव करेंगे तो कोई एक्सेलरेशन क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, जो अभी बताया कि ब्लॉक को किसी फोर्स अप्लाई करके उस ब्लॉक को मूव करा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या देखते हैं कि उसी सरफेस पे उस ब्लॉक को रख के, ठीक है, उसी सरफेस पे उस ब्लॉक को रख के फिर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इस केस में ये जो फोर्स F1 अप्लाई किए थे, ठीक है, इसकी वैल्यू इस F2 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब F2 इस बार थोड़ा सा और अधिक फोर्स अप्लाई करेंगे इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग सोच के देखो कि पहले केस में मान लेते हैं थोड़ा सा फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, ब्लॉक मूव कर रहा है, थोड़ा सा और फोर्स लगा के इस ब्लॉक को फिर से मूव करा रहा है, लेकिन इस टाइम क्या होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे ब्लॉक उतनी ही तेज दौड़ेगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है क्या कि अगर फोर्स F2 बढ़ा होगा किससे, F1 से। ठीक है, ये F2 फोर्स है, अगर बढ़ा हो गया किससे, इस F1 फोर्स से, इस F1 फोर्स से, तो क्या ब्लॉक भी मूव फास्टर। ठीक है, ये जो अपना ब्लॉक भी है, ये ब्लॉक भी है, ये तेजी से दौड़ेगा। ठीक है, ये केस आप लोग ध्यान में रखना। इस केस में क्या किया, केस 2 में सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस बार ब्लॉक का मास क्या हम लोग इंक्रीज कर दिए, ब्लॉक का मास इंक्रीज कर दिया। 5 किलो था पहले, इस बार 10 किलोग्राम कर दिए। तो अगर इस ब्लॉक का मास को इंक्रीज कर दिए तो इस केस में क्या हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले केस की तुलना में, इस केस की तुलना में हमें इस केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, ब्लॉक को मूव कराने के लिए। ठीक है, फील आ रहा है, अगर ब्लॉक का मास अधिक है, ठीक है, और हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो यही इस केस में यही हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ब्लॉक का मास इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को मूव कराने के लिए। यार तो केस नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस केस को देखते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट के एग्जांपल को थोड़ा सा देखते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग क्या कहते हैं, 5 किलोग्राम का मास लिए थे। ठीक है, कोई F1 फोर्स लगा के उस ब्लॉक को क्या किया, मूव किए थे। ठीक है, यही F1 फोर्स, जितना फोर्स लगा के इस ब्लॉक को मूव करा रहे हैं, सेम फोर्स अगर हम लोग 10 किलोग्राम मास के ऊपर लगा के मूव कराना चाहें, ठीक है, तो ये ब्लॉक भी क्या मूव तो करेगा। ठीक है, मूव तो करेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, जब ये वाला ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक जब मूव करेगा तो इसका स्पीड ज्यादा होगा इस ब्लॉक के कंपैरिजन में। ठीक है, आप लोग सोच के देखो कि अगर कोई आप ही हो, ठीक है, मान लेते हैं आपकी कैपेसिटी क्या है, 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कैपेसिटी है। ठीक है, आप 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को इजिली मूव करा सकते हो। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटी है। अगर आपके आगे 10 किलोग्राम का क्या मास रख दिया जाए, ठीक है, और उसी सेम कैपेसिटी से आपको मूव कराने पड़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। और इस केस में क्या आप इजिली ब्लॉक को मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या होगा कि अगर हम लोग मास ऑफ ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करते हैं और सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जैसे फर्स्ट केस में अप्लाई किए थे, तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन के ऊपर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और क्या होगा, A1 का जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है,
ज्यादा होगा A3 के कंपैरिजन। ये A1 एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये A1 एक्सेलरेशन है और ये A3 एक्सेलरेशन है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ये तेजी से ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। फोर्स क्या है, सेम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस सारे केस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग फोर्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मास को अगर कांस्टेंट रख के, ठीक है, दो केस लेते हैं, ठीक है, एक केस में क्या, दोनों केस में मास को कांस्टेंट रखते हैं और फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस की तुलना में सेकंड वाला ज्यादा फास्ट मूव करेगा, ठीक है। ये था पहला कंक्लूजन। दूसरा क्या था कि अगर मास को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमें फोर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, ब्लॉक को मूव करने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को मूव करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे जैसे क्या मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होगा, ठीक है, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ठीक है। अगर मास को क्या किए, डिक्रीज किए, तो हम लोग को फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा उस मास को मूव कराने के लिए। दूसरा केस क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, ठीक है। द मोर यू फोर्स अप्लाई द मोर एक्सेलरेशन वी विल गेट, ठीक है। तो यहाँ से इजिली हम लोग क्या बता सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास और एक्सेलरेशन के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लिखे, इक्वल टू लिख लिए और एक के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू के एम ए, ठीक है। ये फोर्स का क्या हो गया, फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और के यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, पैनिक मत होना के की वजह से, ठीक है। फोर्स बराबर आप लोग सीधे सीधे एम में लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम में लिख सकते हैं, ठीक है। और के क्या है, यहाँ पे के 1 मान लेते हैं, के कोई कांस्टेंट है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यही सब करने के बाद, ठीक है, न्यूटन ने अपना क्या सेकेंड लॉ दिया, जिसमें क्या बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। और डायरेक्शन फोर्स का किधर होगा, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, जिस तरफ बॉडी मूव करेगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो फोर्स बराबर क्या हो गया अपना, एम में हो गया, ठीक है। अब यूनिट ऑफ फोर्स निकाला तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मास, ठीक है, इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मत बोलना कि हमें ये यूनिट नहीं पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं पता है, ठीक है, मास का यूनिट नहीं पता है, ठीक है, तब तो लोचा हो जाएगा। सो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, ठीक है, न्यूटन लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। अब यार मोमेंटम कहाँ से आ गया, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या फोर्स पढ़ रहे थे, तो देख लेते हैं मोमेंटम कहते हैं किसे हैं। इसको भी पढ़ने के पहले क्या एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं कि मोमेंटम कैसे आया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आप है, ठीक है, जो 1 किलोग्राम के बॉल को लेके, ठीक है, किसी एक मिरर वाला सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हल्के हाथों से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। जब हल्के हाथों से थ्रो करेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि हम मिरर के अंदर थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आ सकते हैं या मिरर फट सकता है, ठीक है, फट सकता है। ये इस केस में अगर हल्के हाथों से थ्रो करेंगे या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं सेम ऑब्जेक्ट को, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को हम लोग तेजी से फेंकते हैं, ठीक है, तेजी से मिरर की तरफ फेंकते हैं, तो इस केस में बिल्कुल श्योर है, ठीक है, कि मिरर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, मिरर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। सेम मास के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या डिफरेंट वेलोसिटी से थ्रो किए, ठीक है, और डिफरेंट वेलोसिटी के थ्रो करने पे इस मिरर पे जो इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्या डिफरेंट पड़ा, ठीक है, इस मिरर पे जो इम्पैक्ट पड़ा डिफरेंट पड़ा, ठीक है। तो फील तो आ ही रहा होगा, ठीक है, फील तो आ ही रहा होगा। इस केस में नहीं फील आ रहा तो एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्लास में क्या होता है, एक टीचर होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट होता है, ठीक है। अगर आप होमवर्क ना करके ले जाए, ठीक है, सेम टीचर है, टीचर का हाथ क्या है, सेम है, ठीक है। अगर वो धीरे से अगर आपकी गाल की तरफ क्या मार दिया, ठीक है, तो क्या ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा गाल पे, ठीक है। अगर वही टीचर, ठीक है, ज्यादा गुस्से में आके उसी हाथ से और थोड़ा कस के मतलब
वेलोसिटी क्या कर दिया अपना, इंक्रीज कर दिया, तब आप लोग को वहां पता चलेगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, सेम हाथ से डिफरेंट वेलोसिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये तो आप लोग को एग्जांपल समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को समझ लें या तो वो वाला एग्जांपल समझ लें। केस 2 देखते हैं। ठीक है, केस 2 देखते हैं। ये मिरर है, ठीक है, ग्राउंड है, ठीक है, ये सरफेस है ग्राउंड का, और ये आप है, ठीक है, 200 ग्राम का प्लास्टिक का बॉल है। ठीक है, प्लास्टिक का बॉल को क्या कर रहे हैं, किसी वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्लास्टिक के बॉल से क्या मिरर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिरर फूटेगा भी नहीं, ठीक है, ब्रेक भी नहीं होगा। लेकिन अब क्या करते हैं हम लोग, बॉल के साइज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, 3 किलोग्राम का बॉल लेते हैं और जितना स्पीड से इस केस में आप लोग थ्रो किए हैं, ठीक है, सेम स्पीड से इसको भी क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। लेकिन इस केस में क्या किया है कि जो मास है ऑब्जेक्ट का इंक्रीज कर दिया, 3 किलोग्राम कर दिया। इस केस में 200 ग्राम था, इस केस में 3 किलोग्राम कर दिया। तो क्या होगा, तब भी ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा मिरर पे क्या होगा, भयानक इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, और मिरर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में क्या किया हम लोग, दोनों केस में क्या किया, पहले केस में क्या किया कि मास को कांस्टेंट रखें। ठीक है, मास को कांस्टेंट रखें और वेलोसिटी को क्या किए, इंक्रीज किए। ठीक है, और इस केस में क्या किया, मास को वेरी करवा के, ठीक है, मास को इंक्रीज या डिक्रीज करवा के वेलोसिटी को क्या किए, कांस्टेंट रखे। लेकिन क्या देखें कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, डिफरेंट पड़ रहा है दोनों केस में। इम्पैक्ट डिफरेंट क्यों पड़ रहा है, अब इसको देखेंगे मोमेंटम की वजह से। ठीक है, अब समझ में आएगा कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कहानी लिखा हुआ है, यही जो डायग्राम बनाया उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो थोड़ा सा पढ़ लें। इफेक्ट ऑन मिरर वेरीज अकॉर्डिंग टू द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिरर पे जो इफेक्ट पड़ा वेरी किया किसके वजह से, मास और वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सो इसी इफेक्ट को क्या कर दिए, so the effect due to the variation of mass and velocity is called the momentum of the body। ठीक है, जो इफेक्ट मास और वेलोसिटी के वेरिएशन की वजह से हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉडी का क्या होगा, मोमेंटम होता है। ठीक है, और ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी का, ठीक है, अगर कोई मास है और वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, ठीक है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर हम किसी भी वक्त अगर उसका मोमेंटम निकालना पड़े तो क्या करेंगे, सीधे मास लेंगे और उस वक्त जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को लेंगे और उसका प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि लीनियर मोमेंटम कितना है उस बॉडी का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर m कोई मास है, ठीक है, m कोई मास है किसी बॉडी का और v क्या है, कोई वेलोसिटी है। ठीक है, v क्या है, कोई वेलोसिटी है। ठीक है, उसी इंस्टेंट, ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होगा अब उस बॉडी का, p इक्वल टू mv हो जाएगा। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, p इक्वल टू mv। ये होता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, जिसको आप लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, अब मोमेंटम पढ़ चुके हैं तो इसका यूनिट भी निकालना जरूरी है हमें। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यूनिट तो लगाना पड़ेगा। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोमेंटम यूनिट ऑफ मास, ठीक है, इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये यूनिट निकालना आप लोग सीख लें। ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यूनिट निकाल दे रहे हैं। यूनिट ऑफ मास क्या होगा, किलोग्राम, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यार मोमेंटम को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद में रखेंगे, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना सारा कहानी हम लोग क्यों पढ़े, ठीक है, ये कहानी इसलिए पढ़े क्योंकि इस कहानी का जरूरत कहीं ना कहीं हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से रिलेट करेंगे। ठीक है, इस कहानी को कहीं ना कहीं न्यूटन के सेकेंड लॉ से रिलेट करने वाले हैं, इसीलिए सारा कहानी हम लोग को पढ़ने की जरूरत पड़ी। ठीक, अब देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो हमें क्या पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी देखें हम लोग। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्यों, न्यूटन ने दिया था ये लॉ, और के को कांस्टेंट 1 रख के निकालते हैं, क्योंकि एफ बराबर के एम में होता था, तो के को कांस्टेंट रख के एफ बराबर क्या हो गया, एम में हो गया। ठीक है, अब एफ बराबर एम, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v माइनस यू बाई टी। हमें क्या पता है, एक्सीलरेशन कहते हैं किसका है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। सो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, हम ब्रैकेट में v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब फोर्स को क्या किए, मास से, ठीक है, मास से मल्टीप्लाई कर दिए v में और फिर u में, तो क्या हो गया, एम वी हो गया। एम वी माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर मास का u से मल्टीप्लाई, तो एम ई हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, और क्या हो गया, v क्या है, वेलोसिटी है कोई किसी टाइम t2 पे। ठीक है, किसी टाइम t2 पे v क्या है, वेलोसिटी है, और u क्या है, वेलोसिटी किसी टाइम t1 पे।
ठीक है। तो ये मोमेंटम क्या किसी वेलोसिटी v की वजह से आया और ये वाला मोमेंटम किसी वेलोसिटी u की वजह से आया और टाइम नीचे t दिया हुआ है। t बराबर क्या है t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी हम लोग मेजर किए ये डिफरेंट टाइम पे मेजर किए। तो जो v वाला वेलोसिटी मेजर किए वो t2 टाइम पे मेजर किए थे और u वाला वेलोसिटी t1 टाइम पे मेजर किए हैं। ठीक है। तो t2 माइनस t1 ना लिख के हम लोग सीधे t लिख देते हैं। ठीक है। अब f बराबर क्या हो गया mv माइनस mu। mv को क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं p2 फाइनल वेलोसिटी p2 लिख सकते हैं और mu को इनिशियल वेलोसिटी या p1 लिखते हैं डिवाइड बाई t। ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी पढ़ के निकले हैं, थोड़ा सा इरेज करके आप लोग को बताते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये भी क्या है? मास और वेलोसिटी ही तो है। ठीक है। लेकिन ये वेलोसिटी किसी टाइम t2 पे मेजर की, ये वेलोसिटी किसी टाइम t1 पे मेजर किए थे। सो अलग अलग टाइम पे हम लोग को अलग अलग मोमेंटम पता चला। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की। तो p2 क्या हो गया? mv हो गया अपना और p1 क्या हो गया? mu हो गया और डिवाइडेड बाई t। ठीक है। यहाँ पे लिख दिए p2 बराबर mv और p1 बराबर mu। ठीक है। अब हम लोग इजिली क्या बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो मोमेंटम का जो रेट में चेंज क्या हो गया वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे है? p2 माइनस p1 क्या हो रहा है? रेट में चेंजेस ही तो हो रहा है। ठीक है। v माइनस u बाई t हम लोग करते हैं तो क्या होता था? वेलोसिटी के रेट में चेंज। अब p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई t करें तो मोमेंटम के रेट में चेंज। ठीक है। डिवाइडेड बाई t है। तो हम लोग यहाँ से क्या पता किए कि हम लोग मोमेंटम की हेल्प से, ठीक है, न्यूटन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है। या न्यूटन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम के टर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आप लोग से पूछ देगा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे मोमेंटम के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा डिराइवेशन आप लोग को करना पड़ जाएगा। ठीक है। ये डिराइवेशन करके आप लोग को लिखना पड़ेगा क्या? ये सारा कंक्लूजन। ठीक है। सो आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अगर ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास इजिली पहुंच जाए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। ठीक है। अभी न्यूटन का एक लॉ अभी बचा हुआ है। ठीक है। उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।